आप सबको जोहार। और आज है तारीख 23 दिसंबर 2024 सोमवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है खूंटी से, जहाँ पर खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का जो मामला है वो सामने आया है। आरोपी की पहचान JLKM नेता लक्ष्मण पाहन के रूप में हुई है और यहाँ पर पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने में जाकर शिकायत भी दर्ज कराई है और इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा पीड़िता ने बताया कि विरोध करने पर आरोपी उसे धमकाने का भी प्रयास जो है वो करता था। वहीं पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी लक्ष्मण पाहन उसे 3 सालों से परेशान करता आ रहा था। जब वह 11 साल की थी तब से वह उसके साथ छेड़छाड़ करता आ रहा था। परिजनों को पता चलने के बाद उन्होंने पीड़िता को अपने नानी के घर भेज दिया। इसके बाद भी आरोपी वहां जाकर उसे परेशान करता था। परिजनों की सख्ती से समझाने के बाद कुछ दिन तक उसने परेशान करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर 2 साल बाद रांची आकर पीड़िता से छेड़छाड़ करने लगा। साथ ही साथ यहाँ पर पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने उसे प्रलोभन देते हुए कहा था कि वह उसके साथ शादी करेगा और दोनों दिल्ली चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये सारी बातें जो है वो पीड़िता ने अपने घर वालों को बताया, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत जरियागढ़ थाना में दर्ज कराई और थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया है कि आरोपी ने अपना जो जुर्म है उसको कबूल कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर राजस्थान के जैसलमेर में वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट मीटिंग में झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और यहां पर झारखंड के सचिव प्रशांत कुमार शामिल हुए और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस 2 दिवसीय बैठक में राधा कृष्ण किशोर ने निर्मला सीतारमण के समक्ष कई मांगे रखी। उन्होंने आग्रह किया है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बकाया का भुगतान जल्द किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कॉल रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया है और झारखंड के विकास के लिए ये राशि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य मांग भी की है। उन्होंने सूखा प्रभावित पलामू जिला में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की है ताकि कृषि विकास दर में वृद्धि हो सके और नव युवकों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही बेतला, गारू, महुआ, दांड, नेतरहाट को टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने की मांग भी की है और साथ में ये भी कहा है कि रांची कोलकाता तथा रांची पटना एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाए। आदिवासी बहुल्य झारखंड राज्य में विश्व स्तरीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। आदिवासी व अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए गुमला जिले में एक उच्च कोटि के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना जो है वो की जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है साहिबगंज से, जहाँ पर साहिबगंज जिले में शनिवार को सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल दमकल की गाड़ी जो है वो गंगा पानी भरने के लिए गई थी और इसी दौरान डूब गई। यहाँ पर गाड़ी का चालक भी लापता है और घटना राजमहल अनुमंडल स्थित गंगा तट पर शनिवार सुबह सुबह करीब 7:45 बजे हुई और दरअसल राधा नगर में तैनात दमकल वाहन गंगा से पानी भरने के लिए तट पर गई थी और अग्निशमन वाहन के चालक अरुण कुमार बैक करके यहां पर गंगा तट पर पहुंचे थे और इसी दौरान मिट्टी धंस गई और दमकल वाहन गंगा में समा गया। हालांकि वाहन के चालक अरुण कुमार बाहर नहीं निकल पाए और सूचना मिलते ही राजमहल SDO कपिल कुमार, SDPO विमलेश त्रिपाठी, CO यूसुफ शेख, अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार शुक्ला गंगा तट पर पहुंचे। तत्काल गोताखोर को बुलाया गया। गोताखोर गंगा में उतरे और नदी में समाये दमकल वाहन के लापता चालक की खोजबीन में जुट गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रामगढ़ के भोरकुंडा में एक युवती जो है वो एक कमरे में नशे की हालत में बरामद की गई और युवती ने मुश्ताक अंसारी नामक एक शख्स पर आरोप लगाया है कि उसे मुश्ताक ने शराब पिलाकर उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की और मामला रिवर साइड भोरकुंडा के चीफ हाउस क्रांति क्लब कॉलोनी स्थित CCL क्वार्टर का है, जहाँ से युवती को बरामद किया गया है और कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था। गुरुवार की रात अंदर से मदद की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने मुखिया और CCL सुरक्षा विभाग की मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़ा। कमरे के अंदर में युवती बिस्तर पर रो रही थी, वह नशे की हालत में थी। जब यहाँ पर लोगों ने युवती से पूछताछ की तो यहाँ पर युवती ने बताया कि मुश्ताक अंसारी ने उसे जबरन शराब पिलाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर ताज्जुब की बात है कि इसके अलावा उसको कुछ भी याद नहीं है। लोगों ने मामले की सूचना भोरकुंडा पुलिस एवं युवती के परिजनों को दी। युवती की बुआ वहां पर रात को पहुंची और युवती अपनी बुआ के पास ही रहती थी। वहीं पर मुश्ताक अंसारी को भी फोन करके बुलाया गया। पूछताछ में मुश्ताक का कहना था कि वह करीब 4 साल से रिवर साइड इमली गाछ पंचायत में
वृद्धा आश्रम चलाता है। लड़की वहां पर खाना बनाने का काम करती है। गुरुवार को उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसने उसे दवा खिलाने के बाद कमरे में सुला दिया था। बाहर से ताला लॉक कर अपने घर चला गया था। पुलिस मुश्ताक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर झारखंड के चक्रधरपुर और आद्रा रेल मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण 22 से 26 दिसंबर तक करीब 1.5 दर्जन ट्रेनों का परिचालन जो है वो बाधित रहेगा। और दक्षिणी पूर्वी रेलवे के अनुसार यह ब्लॉक विभिन्न स्टेशनों पर निर्माण कार्यों के चलते किया जा रहा है। बाकी कौन कौन सी ट्रेनें जो है वो रद्द रहेंगी, उसकी सारी डेटा डिटेल्स और लिस्ट जो है वो आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। और बाकी कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो कि बदले हुए मार्ग से चलेंगी, उसकी भी लिस्ट, डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि चक्रधरपुर और आद्रा मंडल में पिछले 1 साल से लाइन मरम्मत, फुट ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज और अन्य निर्माण कार्यों के चलते लाइन ब्लॉक किया जा रहा है। इन ट्रेनों के रद्द रहने से यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन का सहारा लेना पड़ेगा, जो न केवल महंगा होगा बल्कि यहाँ पर अधिक समय भी लेगा। हालांकि यहाँ पर सभी ट्रेनें 27 दिसंबर से फिर से अपने नियमित समय पर चलने लगेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव में हटिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाला डेविड उर्फ शंकर गुप्ता हथियार तस्करी का सरगना निकला और रांची पुलिस ने उसे रातू चट्टी इलाके से गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने में दर्ज मामले के अनुसार डेविड लंबे समय से रांची और आसपास के इलाकों में अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह रातू चट्टी में छिपा हुआ है और इसके बाद पुलिस ने वहां पर छापा मारा और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान डेविड ने कबूल किया है कि वह हथियारों की तस्करी करता है और उसके गिरोह में कई सदस्य भी शामिल हैं जो कि हथियारों की सप्लाई का काम करते हैं। पुलिस अब उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी कर रही है और यहाँ पर उसको लेकर छापेमारी भी चल रही है। और इससे पहले पुलिस ने हिंद पीढ़ी के रहने वाले मोहम्मद राजन को भी गिरफ्तार किया था, जिसने बताया था कि डेविड ही इस गिरोह का सरगना है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश ने हथियार तस्कर बनकर राजन से संपर्क किया और हथियार खरीदने के बहाने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब डेविड के पूरे गिरोह को पकड़ने के लिए सक्रिय है और जाँच भी जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड सरकार विधि व्यवस्था को लेकर काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है और इसे लेकर राज्य में जल्द ही कई आईपीएस का ट्रांसफर होने वाला है। इनमें कई जिलों के एसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी भी बदले जाएंगे। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में अफसरों का तबादला करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से विधानसभा चुनाव के बाद किए जाने वाले तबादले की चर्चाओं के बीच कई अधिकारियों ने अभी से ही अपने लिए अप्रोच लगानी शुरू कर दी है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार राज्य में विधि व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अच्छे परिणाम नहीं देने वाले कई आईपीएस अफसर का तबादला करेगी। सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के काम की समीक्षा की जा रही है। साथ ही जिले में कप्तान बदलने के लिए अपराध का ग्राफ भी देखा जा रहा है। राज्य में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों को जिम्मा सौंपने पर भी मंथन चल रहा है। वहीं पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रांची के डीआईजी अनूप बिरथरे, हजारीबाग के डीआईजी सुनील भास्कर और जेएपी के डीआईजी पटेल मयूर कन्हैया लाल को जनवरी 2025 में आईजी रैंक में प्रमोशन मिलेगा और इसके साथ ही रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, देवघर एसपी अजित पीटर डोंगडोंग, विशेष शाखा के एसपी चंदन कुमार झा, इसके अलावा झारखंड जगुआर के एसपी प्रियदर्शी आलोक, साथ ही साथ सीआईडी के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा और जेप 3 के कमांडेंट अंबर लकड़ा को भी जनवरी में डीआईजी रैंक में प्रमोट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रांची के अनगढ़ा इलाके में स्कूली बच्चों से भरी एक बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इनमें करीब यहां पर 2 दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। यह हादसा हुंड्रू फॉल से करीब 3 किलोमीटर पहले हुआ और बस कोडरमा के राइजिंग पब्लिक स्कूल की थी, जो बच्चों को लेकर शैक्षणिक भ्रमण के लिए रांची लेकर आई थी। मिली जानकारी के मुताबिक सिकंदरी थाना के डॉक्टर मोड़ पर बस जो है वो अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने के बाद बच्चों में अफरा तफरी मच गई।
स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चों को बस से बाहर निकाला और दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। घायल बच्चों को तुरंत मेदांता अस्पताल भेजा गया। कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि बाकी बच्चे सड़क किनारे बिठाए गए। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि बस जो है वो कोडरमा जिले के चांदवारा इलाके से बच्चों को लेकर रांची आई थी। बच्चों को साइंस सिटी और हुंड्रू फॉल घुमाने का कार्यक्रम था। हालांकि हादसे के बाद स्कूल की शिक्षिकाएं और स्थानीय लोग बच्चों को संभालने में जुटे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रांची डीआईजी अनूप बिरथरे ने शनिवार को सिविल कोर्ट का औचक निरीक्षण किया। वह दोपहर के समय अचानक सिविल कोर्ट पहुंचे और फिर सुरक्षा इंतजामों का मुआयना किया। और वहीं पर इस खबर के मिलते ही कोर्ट सुरक्षा प्रभारी और दूसरे पुलिसकर्मी तुरंत डीआईजी के पास पहुंचे। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि अपने निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने सिविल कोर्ट के कोर्ट रूम से लेकर बाहरी संरचना तक का जायजा लिया। और इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को बुलाकर भी उनसे हर चीज की जानकारी ली। साथ ही डीआईजी अनूप बिरथरे ने सिविल कोर्ट में तैनात सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की। और यहां पर बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने सुरक्षा को लेकर कई खामियां पकड़ी हैं और जिसे दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर कोल रॉयल्टी के बाद अब मनरेगा मद में भी यहां पर केंद्र पर 600 करोड़ रुपया बकाया होने की बात सामने निकल कर आई है। और इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आवाज उठाई है। उन्होंने केंद्र से ये पैसा देने की मांग की है और कहा है कि इससे मजदूरों का भुगतान और ग्रामीण इलाकों का विकास प्रभावित हो रहा है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाने में परेशानी हो रही है। केंद्र पर बकाया ये पैसा हमारे किसानों और मजदूरों का है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पैसे को कैसे केंद्र से वापस लेना है, इसकी तैयारी की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहाँ पर रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी पर एक सिख परिवार के घर पर घुसकर गाली गलौज करने और महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। बजरा स्थित सर्वेश्वरी नगर की रहने वाली परविंदर कौर नामक महिला ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाया है। और वहीं यहां पर महिला ने एसएसपी से इसकी शिकायत भी की है। साथ ही यहाँ पर डीजीपी को भी इसकी एक कॉपी दी है। महिला ने बताया कि बीते 19 दिसंबर की रात उसके घर के गेट पर जोर जोर से पीटने की आवाज आ रही थी। इसके बाद जब वो बाहर निकली तो देखा कि सुखदेव नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार, उनके सहकर्मियों और इसके अलावा विनीत खत्री जो हैं उसके घर में घुस आए हैं। और महिला का आरोप है कि सभी ने उनके साथ और उनके पति के साथ, देवर, छोटी बहन के साथ अभद्र व्यवहार किया। महिला ने यह भी कहा है कि विनीत खत्री ने उनके साथ छेड़खानी की और इसके अलावा थाना प्रभारी और उनके साथियों ने यहां पर उनके पति और देवर की पगड़ी भी खींचकर फेंक दी। महिला ने अपनी शिकायत के साथ इस घटना का वीडियो फुटेज भी उपलब्ध जो है वो करवाया है। साथ ही साथ यहां पर महिला ने यह भी बताया कि विनीत खत्री की बहन अर्तिका खत्री ने 29 अप्रैल को सुखदेव नगर थाना में मेरे पति शक्ति सिंह लोहिया और मेरे ससुर गजेंद्र सिंह लोहिया के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। अर्तिका ने आरोप लगाया था कि मेरे पति ने उसकी बेटी को छेड़ा और ससुर ने अभद्र व्यवहार जो है वो किया, जिसके बाद मेरे पति और ससुर को 29 मई को जमानत मिल गई थी। जमानत के कागजात उसने उसी समय थाना में दे दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के संगबरिया गांव में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर पैराडाइज पब्लिक स्कूल के बच्चों से भरी एक बस जो है वो पलट गई, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 से अधिक बच्चे जो हैं वो घायल हो गए हैं। और घायलों को मेराल सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि यहां पर गंभीर रूप से घायल बच्चों को गढ़वा सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। और दुर्घटना के बाद गुस्साए अभिभावकों ने मृत बच्चे का शव सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया। लोग यहां पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थिति को संभालने के लिए यहां पर मौके पर पुलिस बल तैनात है और हालात काबू में रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वहीं पर गढ़वा सिविल सर्जन ने बताया कि दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हुई है और 7 से 8 बच्चे जो हैं वो घायल हैं। उनका इलाज फिलहाल चल रहा है और कुछ बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। और इस घटना ने स्थानीय लोगों और अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया है। लोग स्कूल प्रशासन और बस संचालन में हुई लापरवाही की जाँच की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को आदेश दिया है कि वे राज्य सरकार और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के साथ मिलकर एक नई प्रक्रिया एसओपी तैयार करें और यह प्रक्रिया पुलिस द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों के नमूने लेने और उन्हें संभालने के लिए होगी। यह फैसला तब लिया गया जब अदालत ने मादक पदार्थों से जुड़े यहाँ पर मामलों में साक्ष्यों को सही तरीके से संभालने में कमियों पर चिंता जताई और 18 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में राज्य में नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जजों ने पाया कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों के नमूने लेने और उन्हें दर्ज करने में कई गलतियां होती हैं और इन गलतियों की वजह से अक्सर मामलों में अभियुक्तों को बरी कर दिया जाता है या फिर उन्हें जमानत जो है वो मिल जाती है। वहीं पर इसके अलावा हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह ऐसी एसओपी तैयार करें जिससे मादक पदार्थों के संग्रह, जांच और दस्तावेजीकरण के काम को भरोसेमंद और मानकीकृत बनाया जा सके और इसका मकसद ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच और अदालत में उनकी प्रभावशीलता को मजबूत करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर शुक्रवार 20 दिसंबर को रात्रि 10:57 में हिनो निवासी रांची के व्यवसायी प्रिंस राज श्रीवास्तव पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया और घटना बीती रात 10:50 बजे की है और इसमें यहाँ पर प्रिंस राज श्रीवास्तव कैडरू स्थित स्काईलाइन टावर से अपने हिनो आवास के लिए निकल रहे थे और जैसे ही प्रिंस अपने गाड़ी में बैठे वैसे ही घात लगाए 4 अज्ञात अपराधियों ने प्रिंस के गाड़ी को घेर लिया। वहीं पर गाड़ी को घेर कर इन अपराधियों ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया। ऐसे में प्रिंस राज श्रीवास्तव जो है वो सतर्क हो गए और अपराधियों ने यहाँ पर 2 बार जबरदस्ती गाड़ी का दरवाजा खोलने का भी कोशिश किया, जिसमें यहाँ पर एक बार एक अपराधी ने प्रिंस के चेहरे पर हमला भी किया और उनके हाथों में धारदार हथियार और चाकू देकर प्रिंस वापस अपनी गाड़ी में बैठ गए और इसके बाद प्रिंस वहां से अपने आवास के लिए निकल गए और यहाँ पर मिली खबर के मुताबिक 4 अपराधियों ने 2 वाहनों से प्रिंस राज श्रीवास्तव का पीछा भी किया और कड़रू पुल में प्रिंस की यहाँ पर गाड़ी जो है वो रुकवाने का प्रयास भी किया। किसी तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाकर डोरंडा थाना पहुंचे और ये देखकर अपराधी वहां से फरार हो गए और इससे पूर्व जब प्रिंस जान बचाकर निकले तभी रास्ते में अपराधियों ने उनके कार पर भारी पत्थर से हमला किया, जिससे यहाँ पर उनका कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया और इस घटना की तस्वीरें कार में लगे कैमरे में भी कैद हुई हैं और मामले की जानकारी डोरंडा थाने में लिखित दिया गया है, लेकिन देर शाम तक FIR दर्ज नहीं हो पाई। इसके अलावा यहाँ पर और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रांची पुलिस का डोरंडा थाना और अरगोड़ा थाना क्षेत्र के मामले को लेकर केस जो है वो फंसा हुआ है। प्रिंस राज श्रीवास्तव ने रांची पुलिस से अपील की है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को आभार समागम बैठक का आयोजन जो है वो किया गया और इसमें कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया और यहाँ पर मैं आगे इसको लेकर अगर आपको थोड़ी सी डिटेल दूं तो यहाँ पर बैठक में नेताओं ने कहा है कि इंटरनेशनल एजेंसी ने अडानी को लेकर सनसनीखेज टिप्पणियां जो है वो की हैं। राहुल गांधी ने सदन में इसे लेकर आवाज़ उठाई तो उनका विरोध किया गया और उन्होंने ये भी कहा है कि अडानी मामले को लेकर जांच की मांग को यहाँ पर केंद्र जो है वो नकार रहा है और इस मांग को पूरा न करने के लिए कितने सारे रास्ते बीजेपी अपनाती है। अडानी मुद्दे से कैसे बचें इसको लेकर पूरी कोशिश जो है वो की जाती है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि देश के संविधान निर्माता का जिस तरीके से अमित शाह ने यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, इससे देश के संविधान के साथ बीजेपी की जो नफरत है वो सामने निकल कर आ गई है और ऐसे व्यक्ति को देश का गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको संविधान पर भरोसा ही नहीं और ऐसे में देश के 140 करोड़ लोग उनसे कैसे इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर विडंबना देख लीजिए कि 70 मिनट बोलने के बाद भी जिस बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के नाम का अपमान किया गया उस पर कोई बात की ही नहीं गई और जब जवाब नहीं दे पाए तो उससे बचने के लिए राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की गई और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ये जो जंग है वो संविधान बचाओ और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर है और इस मिशन को इंडिया गठबंधन आगे भी लेकर जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची के कोतवाली पुलिस ने जसीम नाला रोड रांची के निवासी को कन्या स्कूल अपर बाजार में छात्राओं से छेड़खानी करने वाले आरोपी फिरोज अली को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और यहाँ पर यह भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि फिरोज अली को पनाह देने वाले लोअर बाजार के पार्षद एवं अन्य लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर मंत्री दीपक बिरुवा ने शनिवार को कहा है कि लर्नर लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कराए जाने में आम जनों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पदाधिकारी प्रत्येक दिन आम जनता से मुलाकात करें एवं उनकी परेशानियों को यथाशीघ्र निष्पादित करने की दिशा में कार्य करें। मंत्री परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण एवं कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने आगे ये भी कहा है कि राजस्व संग्रहण हेतु वार्षिक लक्ष्य को 4 महीने में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। पदाधिकारीगण अपनी जिम्मेवारी को समझें। लक्ष्य पूर्ण करने में असमर्थ पदाधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। और समीक्षा के क्रम में मंत्री द्वारा टैक्स परमिट तथा वाहनों के रजिस्ट्रेशन की काफ़ी ज़्यादा कमी पाई गई है। और जिस वजह से यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि गत माह में सभी प्रकार के अनिर्णय कार्यों को यथाशीघ्र निष्पादन किया जाए। और सभी पदाधिकारी को वाहनों के भौतिक निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है। वहीं यहाँ पर मंत्री के द्वारा चिरकुंडा धनबाद में चल रहे चेक पोस्ट की भांति अन्य जिलों में भी चेक पोस्ट चालू किए जाने हेतु निर्देश जो है वो दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने शनिवार को रांची की पिछड़ी जाति बालिका आवासीय विद्यालय के छात्रावास निर्माण के कार्य बुंडू में कल्याण गुरुकुल की महिला प्रशिक्षुओं को दी जा रही प्रशिक्षण एवं बुंडू में बिरसा मुंडा DAV आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने अध्ययनरत छात्रों को दी जाने वाली भोजन की शुद्धता एवं गुणवत्ता का जायजा भी लिया। उन्होंने भंडार गृह का निरीक्षण करते हुए खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की भी जांच की। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों को निर्देश दिया है कि बच्चों की पढ़ाई, विद्यालय परिसर की सफाई एवं बच्चों को मिलने वाली सुविधा में कोई यहाँ पर कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ST/SC बच्चे अपने घरों से निकलकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने आवासीय विद्यालयों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और इसीलिए बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएं। साथ ही बच्चों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया ने सरकार पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि यदि हेमंत सरकार को क्षेत्र के युवाओं की चिंता है तो वो बगैर देर किए यहाँ पर CGL का केस जो है वो CBI को सौंपे। उन्होंने यहाँ पर आगे ये भी कहा है कि अब राज्य सरकार की SIT भी बोल रही है कि CGL में घोर अनियमितता और मनमानी बरती गई है। सुनियोजित तरीके से राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 28 जनवरी 2024 को JSSC CGL परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहाँ पर रांची पुलिस की SIT ने यहाँ पर कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। और यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि छापाखाना से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई है। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान जो यहाँ पर कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया था उनके पास मोबाइल फ़ोन मौजूद था। सभी के मोबाइल ट्रेजरी के अंदर गए, जहां CCTV कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर शनिवार को रांची में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुस्लिम BMC हॉस्टल काटाटोली और मुस्लिम BMC हॉस्टल डोरंडा मोमिन एजुकेशन सोसाइटी का निरीक्षण किया। और ये भी कहा है कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को CBSE बोर्ड से जोड़ा जाएगा। और इस दौरान मंत्री ने यह भी कहा है कि सभी को बेहतर और यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अल्पसंख्यक समाज आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। हमें समाज में फिजूल खर्ची कम कर अपने बच्चों को पढ़ाने में प्राथमिकता देनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार राज्यों में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए अनेक कार्य कर रही है और आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को भी सीबीएसई बोर्ड से यहाँ पर जोड़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पर देना प्राथमिकता जो है वो होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर देश में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई है और इस समिति में कुल 22 सांसद शामिल हैं। हालांकि जिनमें 13 राज्यसभा के सदस्य हैं और इनमें झारखंड के भी 2 सांसद शामिल हैं। पलामू से सांसद विष्णु दयाल राम और इसके अलावा लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत को भी इस समिति में जगह दी गई है और यह समिति बिल पर चर्चा करके एक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे संसद में सौंपेगी और इसके आधार पर बिल पर निर्णय जो है वो लिया जाएगा। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने समिति में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण के नियमों में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है, जहां पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसके लिए तैयारी जो है वो शुरू कर दी है और इससे पहले 2022 में स्थानांतरण नियमों में बदलाव किया गया था और जिसके बाद यहां पर शिक्षकों के गृह जिले में स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी। हालांकि अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान कुछ प्रावधानों में बदलाव की जरूरत जो है वो महसूस की गई है और जिस पर अब काम किया जा रहा है और वर्तमान नियमों के अनुसार अंतर जिला स्थानांतरण में शिक्षक की उम्र, जोन में तैनाती और प्राथमिकता के आधार पर अंक जो है वो तय किए गए हैं और इसके अलावा अगर शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो स्थानांतरण का प्रावधान है। अब इसमें यहाँ पर शिक्षक के परिजनों को भी शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि यहाँ पर परिजनों की परिभाषा तय करने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जो है वो लिया जाएगा। वहीं पर महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पहले से तय प्राथमिकताओं में भी बदलाव जो है वो किया जाएगा। जोन के आधार पर नियम तय होते हैं। स्थानांतरण के नियमों में अलग अलग जोन बनाए गए हैं जिसमें यहाँ पर पूरी डेटा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको यहाँ पर आराम से आप पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है सरायकेला से, जहाँ पर गम्हरिया रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह एक युवक ने अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी और यह घटना सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है और आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन टाटानगर स्टेशन से गम्हरिया की ओर जा रही थी और जैसे ही यहाँ पर ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, एक युवक पहले से पटरी के पास खड़ा था और अचानक उसने ट्रेन के सामने छलांग लगा दी और इस घटना के बाद स्थानीय लोग और रेलकर्मी मौके पर पहुंचे। फिलहाल यहां पर मृतक की पहचान के लिए प्रयास जो है वो किया जा रहा है। पुलिस और रेलवे प्रशासन मामले की जांच कर रही है और यहां पर युवक ने यह कदम क्यों उठाया, अभी तक ये स्पष्ट जो है वो नहीं हो पाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर खलारी क्षेत्र में रविवार तड़के अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए कोयला लदे 3 हाईवा में आग लगा दी और यह घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जो कि निर्मल महतो चौक के पास हुई है। अपराधियों ने फायरिंग करते हुए वाहनों को रोका, चालकों और खलासी को बाहर निकाला और उनके साथ मारपीट भी की गई और इसके बाद एक एक कर तीनों हाईवा को आग के हवाले कर दिया और घटना के दौरान हथियारबंद अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की और यहां पर पीड़ित चालकों ने बताया कि अपराधियों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए और आगजनी से वाहनों को भारी नुकसान भी हुआ है। वहीं पर घटना की जानकारी मिलते ही खलारी थाना पुलिस और मैकलुस्कीगंज थाना टीम मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक अपराधी जो हैं वो फरार हो चुके थे। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया है कि यह घटना नक्सलियों की ओर से की गई है या फिर किसी अन्य आपराधिक गिरोह का काम है, इसकी जांच फिलहाल अभी की जा रही है। पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास जो है वो जारी है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का। और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि झारखंड में 25 दिसंबर तक कनकनी वाली ठंड जो है वो नहीं पड़ने वाली है। और वहीं पर इसको लेकर ये बोला जा रहा है कि इसके पीछे की जो वजह है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और यहाँ पर मौसम केंद्र रांची ने ये स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। और शनिवार को झारखंड के मौसम की जो मिजाज की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बदला बदला नजर आया। बादल छाए रहे, पूर्वी सिंहभूम सहित यहाँ पर कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण कोल्हान प्रमंडल के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। और यहाँ पर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि यहाँ पर झारखंड के उत्तर पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी भागों में सुबह में कहीं कहीं घना कोहरा रह सकता है। और इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। और यहाँ पर जो लिस्ट निकल कर आई है, जैसे कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, गुमला जैसे जिलों में सुबह में कहीं कहीं घने कोहरे छाए रह सकते हैं। और इसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। और अगर मैं रविवार की भी बात करूं तो रविवार को भी काफी ज्यादा घना सुबह सुबह कोहरा जो है वो छाया हुआ था।